हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय। CH-253 वक्त पलट गया। आज मुंबई की सड़कें अभी भी पूरी तरह खाली ही थी। अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ था और टैक्सी और रिक्शा वाले अपने काम के लिए बाहर निकल चुके थे। 6 लोगों का छोटा परिवार आज मुंबई के सड़कों पर आराम से चलता हुआ जा रहा था। आज उन्हें भी उनकी मंजिल कहाँ मिलेगी ये पता नहीं था। चलते चलते वो 6 लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने लोकल ट्रेन की टिकट निकाली और ठाणे जाने वाली ट्रेन में बैठकर वहां से निकल गए। लॉच ही देर में ट्रेन ठाणे स्टेशन पर रुकी तो वो 4 लोग उस ट्रेन से नीचे उतरे और बाहर आकर उन्होंने सुबह की बस पकड़ी जो वहीं से कुछ दूरी पर बसे एक दूसरे शहर की ओर जा रही थी। इस शहर में लोकल ट्रेन की कोई फैसिलिटी नहीं थी तो ये लोग यहाँ बस से निकल आए। लगभग आधे घंटे बाद बस मुंबई नदी हाईवे पर रुकी और वो 6 लोग बस से बाहर उतर गए। ये 6 लोग कोई और नहीं, शौर्य और उसका परिवार था। आज शौर्य उन्हें यहाँ लेकर आया था ताकि वह अपने जीवन की शुरुआत नए सिरे से कर सके। उसे ये भी मालूम था कि अगर वह मुंबई में रहेगा तो हर दिन उसे परिवार के पास जाने की इच्छा होगी और वो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता था। उसने जब रात को थोड़ी खोजबीन की तो उसे ये जगह सही लगी। इस एरिया में अभी तक जमीन खाली पड़ी थी और विकास भी इतना अच्छा नहीं हुआ था। इसी बात का फायदा लेकर शौर्य इस छोटे शहर में आ गया था। उसने पहले शहर के अंदर आते ही वहां के लोकल लोगों से रहने के लिए घर मांगा। उसे वहां मौजूद लोगों ने अपने अपने हिसाब से मदद की और उसे कुछ घर भी दिखाए। शौर्य ने कई सारे घर देखे और हर जगह पर उसे अलग ही तरीके का अनुभव मिलने लगा। सबसे पहले उसे एक बिल्डिंग में फ्लैट दिखाया। यहाँ आते ही गेट पर ही वॉचमैन ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर जाने से रोक दिया। फिर वहां के लोकल लड़कों ने शौर्य को दूसरा घर दिखाया और यहाँ शौर्य से घर मालिक ने शो से 20,000 रुपए की डिपॉजिट मांगी। शौर्य उस वक्त एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी संपत्ति और पैसों को त्याग दिया है। फिर उसने उस घर के मालिक से कुछ दिनों की मोहलत मांगी तो उसने शौर्य के गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई तू है कौन? ना तू अपनी पहचान क्लियर बता रहा है ना ही तूने अपनी पत्नी को बात करने दे रहा है। तू पागल वागल तो नहीं है? ऊपर तेरी ये फटी पुरानी हालत। तुझे पता है ना आजकल इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नाक में दम कर रखा है। तहसीली अपना नियम बहुत ही क्लियर है कि तू पहले डिपॉजिट रख वरना चलता बन। ये सुनकर शौर्य ने सिर झुका लिया और वहां से दूसरी जगह पर आ गया। यहाँ भी उसे ऐसा ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला। वैसे तो उसके परिवार में सब लोग इतने शक्तिशाली थे कि उनके एक चिंक से ही पूरा का पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। लेकिन नए जीवन के पहले ही दिन शौर्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। शौर्य को तभी उस लोकल लड़के ने कहा, देखो भाई, अब जो घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो थोड़ा स्पेशल है, बोले तो खास है। इस घर का मालिक दुनिया का सबसे खड़ूस इंसान है। इसके हिसाब से उसके बच्चों ने पड़ोसियों के घर पर जन्म लिया है और इसका बेटा पड़ोसियों के घर से उसके गले में डाल दिया गया है। ये आदमी अपने बेटे और बीवी को कभी अपनी बात कहने का मौका नहीं देता। ऊपर से साला आर्मी में था तो गर्म खून आज भी उसकी रगों में दौड़ता है। इसके सामने कभी भी उसके बताए नियम को मत तोड़ना वरना ये आज भी 10 आदमियों को अकेला ही पीटने की धमक रखता है। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य को भी हंसी आए और शौर्य उस घर के सामने पहुंच गया। दरअसल वह कोई घर नहीं था बल्कि 2 मंजिला बंगलो था। इस बंगले का ऊपरी फ्लोर खाली था। उस लड़के ने गेट को धीरे से सरकाया और एकदम धीमी आवाज में बोला, भाई इसके आगे की बात आपको संभालनी है। अब मैं चलता हूँ। तभी अंदर से एक कड़क आवाज आई, भूपेश वहीं रुक जाओ वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर जो लड़का भाग रहा था अपने कदमों में जम सा गया। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, लो आज ये बुढ़ा मेरा कोर्ट मार्शल करके ही मानेगा। वह लड़का धीरे से पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे पर एक 60-65 साल का आदमी हाथ में लंबी केन लेकर खड़ा था। उसकी मूंछों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो डोगरा रेजिमेंट का कोई सिपाही था। उसकी मूंछें उसके गाल पर ऊपरली तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी फिटनेस किसी भी आम इंसान को लज्जित कर सकती थी। उसकी चाल में आर्मी वाला डिसिप्लिन था। उन्हें देखकर अद्विका और शौर्य तुरंत अटेंशन में खड़े हो गए। ये एक नेचुरल रिएक्शन था।
उस आदमी ने उस लड़के को देखा और चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि यहाँ के बिगड़े हुए लड़कों के साथ भटकना बंद करो और कुछ काम धंधे के बारे में सोचो। लेकिन तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। उस मोहन के बेटे को देखो, आज उसने मुझसे ट्रेनिंग लेकर आर्मी में कितना बड़ा कद हासिल किया है। वो आज ऑफिसर बन गया है और तुम एक एसएसबी की इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सके। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर भूपेश ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, पापा मैं तो ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, बैंक का मैनेजर हूँ, तो आप क्यों मुझे आर्मी में भेजने पर तुले हो? ऊपर से आज मुझे छुट्टी है तो क्या हुआ, मैं थोड़ा बाहर चला गया तो। तभी वह बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल होते हुए बोला, अब तू बाप से जुबान लड़ाएगा? क्या यही दिन देखने के लिए तुझे जन्म दिया था मैंने? याद रख, आज भी मैं अकेला जंग के मैदान में उतरने की धमक रखता हूँ। अगर तुझे यकीन ना आए तो आजमा के देख ले। उस आदमी की इतनी आत्मविश्वासपूर्ण बातें सुनकर शौर्य ने भी अपनी आंखें बड़ी कर ली। तभी उस लड़के ने भी उन्हें शांत करते हुए कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, पर पहले आप इनसे मिलिए, ये हमारे नए किराएदार है। लेकिन इनकी छोटी प्रॉब्लम है, फिलहाल ये कोई डिपॉजिट नहीं दे सकते, तो इन्हें ऐसे ही रूम चाहिए। भूपेश ने सारी बातें एक साथ बता दी। भूपेश की बात सुनकर उस आदमी ने शौर्य, अद्विका और उसके चारों बच्चों को ध्यान से देखा, लेकिन उसकी आंखें तुरंत अद्विका और शौर्य पर ठहर गई। उसने एक झटके में देख लिया था कि उसके सामने खड़े दोनों पति पत्नी आर्मी से किसी न किसी तरह रिलेटेड है। उसने आगे आकर उन दोनों को ध्यान से देखा और बोला, कहां से हो तुम दोनों? उनके सवाल पर शौर्य के कुछ बोलने से पहले ही अद्विका बोली, हम सांगली से हैं सर। लेकिन अद्विका का उत्तर देने का जो लहजा था वह बिल्कुल एक आर्मी के ऑफिसर की तरह था। उस बूढ़े की आंखें चमक गई, लेकिन तभी शौर्य ने बीच में ही कहा, हमें माफ कीजिए सर, मेरी बीवी पहले एनसीसी कर चुकी है तो वो ऐसे बर्ताव करती है। हम सांगली से हैं सर जी, आज ही हम यहाँ गुजर बसेरा करने के लिए इस शहर में आए हैं। ये सुनकर उस बूढ़े ने भी अद्विका को नजरअंदाज किया। तभी शौर्य ने हल्के से अद्विका के कान में कहा, अपने अंदर के आर्मी वाली को अंदर ही रखो, वरना आज ही हमारे काम का कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ये सुनकर अद्विका समझ गई और वह रिलैक्स होकर खड़ी हो गई। वहीं शौर्य ने अपना लोकल रेसिडेंशियल आईडी निकालकर उस आदमी को दे दिया और बोला, सर मैं और मेरी वाइफ दोनों भी थोड़ी पारिवारिक समस्या के कारण यहाँ आए हैं। अगर हो सके तो आप हमें आपका मकान दिखा सकते हैं। ये सुनकर उस आदमी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और भूपेश को एक नजर देखा और बोला, जाकर तेरी माँ को मदद कर, सुबह से उसके कमर में दर्द हो रहा है। उनका आदेश मिलते ही भूपेश वहां से निकल गया। शौर्य भी उस आदमी के पीछे उस रूम को देखने के लिए पहुंच गया। ये एक छोटी रूम थी। इसके अंदर एक बेडरूम, एक किचन और एक लिविंग रूम था। पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद अद्विका ने सबसे पहले कहा, ठीक है, मुझे ये पसंद आया। उसकी हाँ मिलते ही शौर्य ने उस आदमी को देखा और इशारे में पूछा, भाड़ा कितना देना पड़ेगा अंकल? शौर्य के सवाल पर उस आदमी ने इधर उधर की आम मकान मालिकों की तरह बातें नहीं की और सीधा बोला, तुम्हें यहाँ रहने के लिए 5000 रुपए का किराया लगेगा। ऊपर से लाइट बिल और पानी का बिल भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर तुम्हारा पूरा भाड़ा 6000 के आसपास जाता है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत इस बात पर हाँ कर दी। तो मकान मालिक ने कहा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी परिवार की परिस्थिति को देखकर तुम्हें ये घर दे रहा हूं, पर याद रखना कि मुझे तुम दोनों के झगड़े की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। जिस दिन तुम दोनों के झगड़े हुए उस दिन मैं तुम्हें घर से बाहर कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने शौर्य के परिवार को झगड़ा प्रूफ बना दिया था। पर यह तो वक्त ही बताएगा कि मिडिल क्लास की जिंदगी जीते हुए शौर्य कितना झेल पाएगा। आखिर लंबी चौड़ी खोजबीन के बाद शौर्य को एक घर तो मिल गया, पर उनके पास कोई सामान नहीं था। शौर्य ने सामान के तौर पर 2 बड़ी चटाई और 6 रजाइयां लाई थी। उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। शौर्य तुरंत बाहर निकल गया और वहां से घर के लिए कुछ सामान लेकर आया। इसमें कुछ बर्तन, कुछ स्कूल का बच्चों का सामान, कुछ थोड़ा राशन, नहाने धोने का सामान, ये सब लेकर शौर्य शाम तक घर पहुंच गया। तब तक अद्विका ने और बच्चों ने पूरा घर साफ कर लिया था। घर पर आते ही एक एक अच्छे पति की तरह शौर्य ने भी आगे बढ़कर सारा सामान घर पर सेट कर दिया और आखिर में चैन की सांस लेकर चटाई के ऊपर लेट गया। उसे ऐसा लेता देखकर बच्चे भी उसके ऊपर कूद गए और उनकी मस्ती शुरू हो गई। इस वक्त अद्विका ने खाना बनाना शुरू किया था। कुछ देर बाद सभी ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया और फिर अद्विका बोली, मैंने अपने आर्मी डॉक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है।
पर मैं अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, पर हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब ढूंढ लूंगी। उसकी बात सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तो तुम कल अपने लिए जॉब ढूंढ लेना। मैं भी कल हमारे बच्चों का यहीं के आंगनवाड़ी में एडमिशन करवा लेता हूँ। उसके बाद मैं एक बार मुंबई जाकर अपने अपने कॉलेज के मिसिंग अटेंडेंस के बारे में बात करके मेरा यहाँ के लोकल कॉलेज में एडमिशन करवा लेता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये सारे कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से संलग्न है। अद्विका ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सबने बर्तन उठाकर किचन में ले जाकर धो दिए। उसके बाद शौर्य ने कुछ इधर उधर की बातें अपने बच्चों को समझाए और उन्हें साफ हिदायत दी कि वो अपनी शक्तियों को सिर्फ मुसीबत के वक्त ही इस्तेमाल करेंगे। अपने परिवार के लोगों को सारी जानकारी देने के बाद सभी लोग रात को सो गए। सुबह 5 बजे सभी की आंखें एक आवाज के साथ खुल गई। जब शौर्य ने बाहर जाकर देखा तो उसने अपने घर के नीचे 40 से 50 जवान लड़कों को देखा, जिनकी उम्र 17-18 साल के आसपास होगी। सभी बच्चे उस ठिठुरती ठंड में उनके घर के नीचे खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी नीचे वाले घर का दरवाजा खुला और वह बूढ़ा आदमी जो कि मकान मालिक था, वह बाहर आया और उन लड़कों के साथ दौड़ते हुए निकल गया। ये देख शौर्य हैरान हो गया। तभी पीछे से अद्विका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, शौर्य, ये बूढ़ा आदमी कोई नॉर्मल आर्मी का सिपाही नहीं था। इन्हें देखकर मैं साफ बता सकती हूँ कि वो एक उस्ताद रहे होंगे। शौर्य पीछे मुड़ा और बोला, अब ये उस्ताद कौन सी नई रैंक है? ये सुनकर अद्विका हंसने लगी और बोली, तुम अपने कनेक्शन से आर्मी में आए थे इसीलिए तुम्हें पता नहीं है, पर ये उस्ताद कोई और नहीं, आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग देने वाले ड्रिल मास्टर होते हैं। ये किसी भी आम इंसान को बेहतर आर्मी ऑफिसर बनाने की काबिलियत रखते हैं। इनकी रैंक एक हवलदार के समान होती है, पर इनकी इजाज़त जनरल से भी बढ़कर होती है। इसीलिए तो मैं भी उनके सामने अचानक भूल गई कि मैं अब आर्मी ऑफिसर नहीं हूँ। ये सुनकर शौर्य बोला, तो आर्मी के अंदर उस्ताद का एक अलग ही स्वैग होता है। इस पर अद्विका हंसते हुए बोली, इनका स्वैग ऐसा होता है कि उनकी आवाज सुनकर ही तुम बिना किसी हथियार के 10 लोगों को मार गिरा दोगे। शौर्य ये सुनकर हंसने लगा और अंदर जाकर अपनी तैयारी में लग गया। बच्चे भी उठकर बिना किसी मदद के तैयार होकर बाहर आ गए। अग्निशिका लेकिन अद्विका को घर के काम करने में मदद करने लगी। उन दोनों माँ बेटी ने सुबह का नाश्ता तैयार कर दिया और फिर सब लोग मिलकर घर से एक साथ बाहर निकल गए। कुछ दूर जाने पर अद्विका हवा में गायब हो गई। वहीं शौर्य भी अपने बच्चों के साथ चलते हुए पास ही के आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंच गया। उसने यहाँ उनका एडमिशन करवा लिया। वैसे तो परसों अद्विका ने उनका एडमिशन मुंबई में करवा लिया था, पर इस बार शौर्य ने उनका एडमिशन यहाँ करवाया था। बच्चों को आंगनवाड़ी में छोड़कर शौर्य सीधा अपने यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया। यहाँ पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने एचओडी को ढूंढा और उनसे उसकी समस्या बताई। शौर्य की पहचान आज भी यहाँ थी, तो उन्होंने तुरंत डीन को इसकी सूचना देकर शौर्य का एडमिशन उस शहर के लोकल कॉलेज में करवा दिया। अपना एडमिशन कंफर्म होते ही शौर्य चुपचाप यहाँ से निकल गया। जब वह घर वापस लौटा तो उसके बच्चे अपनी आंगनवाड़ी की क्लास अटेंड करने के बाद घर पहुंच चुके थे, पर जब उसने घर पर लगे ताले को टूटा हुआ देखा, उसकी आंखें फड़क गई। क्योंकि अद्विका और शौर्य दोनों भी भूल गए कि घर की एक चाबी बच्चों के पास भी देनी चाहिए। पर यह तो शुक्र था कि बच्चों के पास उनकी शक्तियां थी और इसीलिए ऐसे मामूली ताले को तोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शौर्य तुरंत घर के अंदर गया और बच्चों से माफी मांगते हुए बोला, सारी बच्चों, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे पास भी एक चाबी देकर जरूर जाऊंगा। अब तुम लोग घर पर आराम से रहना और चाहे तो आसपास खेलने भी जा सकते हो, पर एक बात याद रखना कि अकेले यहाँ वहां चले मत जाना और अपनी उम्र के दिखाने वाले बच्चों को बिल्कुल भी मारना मत। वो लोग तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। शौर्य की सूचना मिलते ही बच्चे उसकी बात मान गए। उसके बाद शौर्य अपने घर से बाहर आया और अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल गया। ऐसे ही चलते चलते शौर्य एक गोदाम के पास पहुंचा। वहां अनाज की बोरियां सरकारी गोदाम में खाली करने के लिए लाई गई थी, पर वहां मौजूद लोग उन बोरियों को गाड़ियों से उतार नहीं पा रहे थे। शौर्य ने ये देखा तो वो भी वहां जाकर खड़ा हो गया और बोला, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? अब क्या शौर्य यहाँ हमाल का काम करने वाला है? क्या शौर्य अपने लिए कोई नया काम ढूंढ पाएगा? कैसा होगा शौर्य का नया कॉलेज? क्या शौर्य की आम जिंदगी सच में आम बन जाएगी?